सार्वजनिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, यह भारत में रहने का सही समय है। मेरा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में हो भारत की चिप। सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर कंट्रोल माहौल तैयार करने के लिए सेमीकंडक्टर नीति की गई है लागू। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, हम नए और नवाचार क्षेत्र की खोज कर रहे हैं। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 26 मेधावियों को गोल्ड मेडल किया प्रदान। राज्यपाल ने कहा कि आज हमें नए भारत के लिए काम करना है। धर्मांतरण मामले में आज लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्र कैद और 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। दोषी नौकरी समेत कई तरह के प्रलोभन देकर कराते थे धर्मांतरण। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और आज की हेडलाइंस कई बड़ी खबरों के साथ हेडलाइंस थी, लेकिन उन खबरों को अब विस्तार से देखते हुए बात करते हैं सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन की। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिवसीय ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ किया। ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में यह सम्मेलन 13 सितंबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर उद्योग में जुड़े लोगों से भारत में निवेश करने, देश में बनते इकोसिस्टम और वैश्विक सप्लाई में भूमिका निभाने वाले भारत का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन के लिहाज से भारत एक अहम देश है, जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य और तकनीक को इस्तेमाल करने के मानवीय पहलू भी हैं। मार्केट की 3D पावर है, साथ ही स्टेबल सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हर कदम उठा रही है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत में इकोसिस्टम बेहतरीन है। डिजाइनिंग की दुनिया में भी 20% भारतीय प्रतिभाएं हैं। वहीं 85,000 इंजीनियर शोधकर्ता भारत तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने सफलतापूर्वक पब्लिक डिजिटल इंफ्रा तैयार किया, जिसने लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की। ऐसे में उन्होंने वैश्विक सप्लाई चेन के लिए भारत को एक भरोसेमंद देश करार दिया। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती है, तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं,
निरंतर चलती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त सिलिकॉन डिप्लोमेसी का है और उनका लक्ष्य है कि दुनिया के हर डिवाइस में मेड इन इंडिया की चिप मौजूद हो। इस दिशा में उन्होंने निवेशकों को भारत में कारोबार करने के लिए आमंत्रित किया। और ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नया प्रयास हो सके ये कार्य प्रारंभ किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्कों में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। और सेमिकॉन इंडिया 2024 के इस इवेंट में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र का हब बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 2 यूनिट का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है, जबकि 3 यूनिट का काम जल्द ही शुरू होगा। यूपी में निवेश के प्रश्न पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपी में निवेश के प्रति कोई झिझक नहीं, बल्कि बहुत बड़ा आकर्षण है। Under progress in the Micron unit, the Morigaon Tata unit construction has started, and the other 3 units construction will start very soon. Permitting, getting all the permissions has happened in a record time frame, which is, if you benchmark it with the rest of the world, this is indeed a new record. After many attempts, finally, it was under our Prime Minister's. और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इसका आयोजन नई दिल्ली से भारत मंडपम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक्शन करने का वक्त है और क्लीन और ग्रीन प्लेनेट के लिए ग्रीन एनर्जी जैसे विकल्पों पर काम करना होगा। और भारत पहला देश है जो कि पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बड़ा मददगार साबित होगा। इंडिया इज कमिटेड टवर्ड्स क्रिएटिंग क्लीनर एंड ग्रीनर प्लेनेट। We were the first among G20 nations to fulfill
our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. और अभी वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की बात करें तो केंद्र सरकार ने 8 जुलाई 2024 को सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। साल 2019 में इसे बैन किया गया था। अब देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए इस पर फिर 5 साल के लिए बैन बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत प्रतिबंध बढ़ाने का आदेश 10 जुलाई को गजट में नोटिफाई किया था। इसी कड़ी में अब ट्रिब्यूनल दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अगली सुनवाई 26 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। एसएफजे की स्थापना 2007 में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने की थी। पन्नू विदेश में रहकर राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है। और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने 26 मेधावियों को मेडल प्रदान किया। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज हमें नए भारत के लिए काम करना है और हर विद्यार्थी को शिक्षा लेने के बाद ये उद्देश्य बनाना चाहिए कि हम नौकरी देने का काम करें। गोल्ड मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं ने बड़ी खुशी जाहिर की और कहा कि हमें अब इस शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाना है और एक मुहिम को प्राप्त करना है। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को खिलौने वितरित किए और बेसिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग भी वितरित किए। कार्यक्रम कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार आचार्य कामेश्वर नाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी मौजूद थी। ऐसा नहीं है तो जिंदगी भर में वातावरण अच्छा ही रहता है। यदि वो बिगड़ा तो गया। और इसी वजह से बेटियां को मैं ये कहूंगी कि सास को खुश रखिए, सास को खुश रखना। मेरे दूसरा सभी दीक्षांत समारोह में जो माँ आती है या सास आती है तो उसको पूछती हूँ कि हमारी बेटी किचन में कुछ काम करती है, कुछ रसोई करती है, रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है। मुझे खुशी होती है कि सबने हाथ उड़ा है। यहाँ बनाती है, सब्जी भी बनाती है, रोटी भी बनाती है, दाल भी बनाती है। ये अच्छी बात है, ना कि हम एक समझते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज विनोबा भावे जयंती पर शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने विनोबा सेवा आश्रम में गांवों के लोगों के लिए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सीएचसी में मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू मलेरिया के नियंत्रण के लिए काम करने का निर्देश भी दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम सभी को आचार्य विनोबा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद संचारी रोगों से निपटने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए निर्देशित किया गया है। जिले के सभी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ हमने समीक्षा बैठक की है। शाहजहांपुर के सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
चूंकि बरसात का मौसम है, इसके तुरंत बाद जो मच्छर जनित रोग हैं जैसे डेंगू मलेरिया तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके नियंत्रण के लिए काम करने के लिए कहा है और सघन अभियान चला करके ऐसे मरीजों को चिन्हित करके तत्काल उनको दवाई उपलब्ध कराई जाए और ऐसे मरीज अगर आते हैं तो उनके लिए बेड भी आरक्षित किए जाएं। जो डेंगू मलेरिया के बरसात के बाद सामान्यतः मरीज आते हैं उसकी तैयारी करने के लिए हमने कहा। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बारां जनपद के सहूरपुर गांव में आयोजित जल संरक्षण के कार्यक्रम में जलाभिनंदन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से पानी के उपयोग और महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनसे जल संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जल केवल हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने का साधन नहीं है बल्कि समग्र विकास का आधार भी है। नल के माध्यम से जल पहुंचाने का जो संकल्प है, लगभग जिस समय शुरुआत हुआ 2019 में राज्य के अंदर लगभग 5 लाख के आसपास का नल का कनेक्शन था। इस समय 2,64,000 के आसपास लगभग नल का कनेक्शन और बुंदेलखंड में हमीरपुर महोबा में 99% यह है कि सभी के घरों में एक अभियान के रूप में जो जहाँ कमियां भी है दिसंबर 2024 तक सभी के घरों पर नल का कनेक्शन और जल सुबह शाम मिलने लगे शुद्ध, जिसके कारण उनके जीवन में उनके स्वास्थ्य में आमूल परिवर्तन आता है। ये राज्य के अंदर एक अभियान के रूप में लिया गया। उसी तरह गांव को चिन्हित करके, जनपदों को चिन्हित करके ये एक जलाभिनंदन एक कार्यक्रम गांव में किए जा रहे हैं। उसी का एक आज हमीरपुर में महोबा हुआ। हमीरपुर और कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने 2 दिवसीय पीएम विश्वकर्मा सह ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के 25 जिलों से आए 130 प्रतिभागी विश्वकर्मा कारीगरों ने अपने कला और उत्पाद का प्रदर्शन किया। राकेश सचान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 17 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया था। 13,000 करोड़ से अधिक का बजट देकर प्रधानमंत्री ने करोड़ों हस्तशिल्पी परंपरागत कारीगरों को इस योजना से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में परंपरागत 18 ट्रेड को शामिल किया गया है। इससे जुड़े परिवारों को अच्छे प्रशिक्षकों द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ में प्रशिक्षण अवधि के दौरान 500 रुपए का वजीफा खाना भी दिया जाएगा। देखिए, ये पीएम विश्वकर्मा योजना के लगभग 1 साल पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 17 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना को देश की योजना बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। 13,000 करोड़ से अधिक का बजट दे करके इसमें करोड़ों हस्तशिल्पी व परंपरागत कारीगरों को इस योजना से जोड़ने का काम किया है, जिसमें लगातार इस योजना में 2 करोड़ से अधिक लगभग 2.5 करोड़ तक के रजिस्ट्रेशन हमारे देश में हुए हैं। तो चलिए वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। वो बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अयोध्या के खंडासा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में सीएम योगी ने पीड़िता को मदद पहुंचाई। आज बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान और मिल्कीपुर तहसीलदार प्रदीप सिंह ने पीड़िता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने एक दिन पहले लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात कर उनसे मदद की गुहार लगाई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज पीड़िता और उसके परिवार को मदद पहुंचाई गई है। अयोध्या के अंतर्गत मिल्कीपुर विधानसभा में एक बेटिया के साथ दुखद घटना हुई। परसों हम लोग पीड़ित परिवार को लेके माननीय मुख्यमंत्री से मिले, तो इनकी व्यथा थी। माननीय मुख्यमंत्री से इन्होंने आग्रह किया, क्योंकि ये परिवार की दिनचर्या मजदूरी पे डिपेंडेंट है। इनका कहना था कि हमारी आर्थिक सहयोग हो जाए, हमारे गांव का रास्ता खराब है उसका रास्ता बन जाए, हमारे घर तक
लाइट नहीं पहुंची है, बल्ब नहीं जला है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर लाइट की व्यवस्था हो जाए, हमारा शौचालय खराब है उसकी मरम्मत हो जाए, इसके साथ साथ कुछ हमें अनुदान मिल जाए जिससे हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। माननीय मुख्यमंत्री तुरंत कहा कि हम परिवार को 5 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराएंगे। आज और धर्मांतरण मामले में आज लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 16 आरोपियों को कोर्ट ने कल दोषी करार दिया था। ये सभी लोगों को नौकरी समेत कई तरह के प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते थे। कोर्ट ने आज जिन मुख्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई उनमें मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी और अन्य 2 हैं। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। भैया इसमें 16 आरोपियों को आज सजा होनी थी, जिसमें से 4 लोगों को 10 वर्ष की सजा हुई है और जुर्माना हुआ है। उसके अलावा जो अन्य 12 आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है न्यायालय के द्वारा। लोग हैं और जिनको उम्र कैद है जिसमें मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी व अन्य लोग भी हैं और बाकी 4 लोग जो हैं, जो राहुल भोला, मन्नू यादव, मोहम्मद सलीम, इन लोगों को मैक्सिमम पनिशमेंट जो कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो 10 वर्ष का दिया गया है। जुर्माने का भी है 10,000, 50,000 हर सेक्शन पे अलग अलग जुर्माना इन लोगों को देना है। 121 से 123 में 12 मुलजिमों को उम्र कैद की सजा दी गई है। बरेली में छात्रों को डी फार्मा की फर्जी डिग्री देने वाले खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन और भाजपा नेता शेर अली जाफरी और उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि समाजवादी पार्टी का नेता डॉक्टर विजय शर्मा फरार है। ये सभी गैंग बनाकर छात्रों से ठगी किया करते थे। इन लोगों ने डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर छात्रों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। पुलिस ने जालसाज शेर अली जाफरी और उसका बेटा फिरोज अली जाफरी को गिरफ्तार किया है, जिसने डी फार्मा के फर्जी सर्टिफिकेट देकर 389 छात्रों से करीब 4 करोड़ रुपए ठग लिए। एसपी साउथ मानुष पारिक ने बताया कि काफी समय से खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली से शिकायतें आई कि उनको डी फार्मा की डिग्री दी गई और अंक पत्र दिए गए हैं। जब वो छात्र उन अंक पत्रों को लेकर विभिन्न जगहों पर नौकरी के लिए जाते थे तब उनको पता चलता था कि यह जो अंक पत्र है, मार्कशीट है, फर्जी है। मेडिकल इंस्टीट्यूट के संचालक के विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। छात्रों द्वारा उसी का संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने एक स्पेशल टीम एसआईटी का गठन किया और इंस्टीट्यूट के संचालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जैसा कि आपको विदित है कि काफी समय से जनपद बरेली में एक कॉलेज है, खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कई छात्र उनकी शिकायतें आई कि उनको जो डी फार्मा की डिग्रीज दी गई थी और अंक पत्र दिए गए थे, वो जब वो लेके विभिन्न जगह नौकरी के लिए जाते थे या फिर फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए जाते थे, तब उनको विदित होता था कि ये जो अंक पत्र हैं, मार्कशीट हैं और जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी हैं। इसी के अंतर्गत इस प्रकरण में जो संचालक हैं खुसरो मेडिकल इंस्टीट्यूट के, उनके विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे अभी तक किए जा चुके हैं छात्रों द्वारा, और उन्हीं का संज्ञान लेते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और आज दिनांक 11 सितंबर को जो संचालक है इस इंस्टीट्यूट का, उसे इस टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और उस संचालक का नाम है शेर अली जाफरी और उसके साथ में उसका सहयोगी फिरोज अली जाफरी, जो कि उसका बेटा भी है, उसे भी इसी मामले में गिरफ्तार करके भेजा गया है। ये जो इंस्टीट्यूट था, ये बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा था। एक तरीके से लगभग 379 बच्चों के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी करी है। उनसे लाखों रुपए उन्होंने गबन किए, धोखाधड़ी से लिए और उसके बदले में फर्जी डिग्रियां उन्होंने दी। और चित्रकूट में एक जिला उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत 100 कास्ट कला कारीगरों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कारीगरों को लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर बनाने, उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है। इससे कारीगर अपनी काष्ठकला में निखार लाकर अपनी आय में वृद्धि कर सके। ओडीओपी प्रशिक्षण के व्यवस्थापक राकेश कुशवाहा ने बताया कि एक जिला उत्पाद योजना के तहत 100 कारीगरों को काष्ठकला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खिलौने और 50 काष्ठकला 100 लोगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हम ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी कारीगर हैं, इनका हम कौशल अववर्धन करते हैं और प्रतिदिन जो है जिले से कोई अधिकारी आते हैं और इनका जो है
अब कैसे अभिवर्धन हो, कैसे अपनी आगे वृद्धि करें, इस चीज के लिए इनको प्रेरित करें। इसमें लोन की भी व्यवस्था है, जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी, अगर ये चाहेंगे तो लोन लेकर के अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और काम कर सकते हैं। हम लोग इनको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकिंग, जो यहाँ पे लोग नहीं कर पाते, बाहर कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, इसको बाहर बाजार में कैसे बेचें, ऑनलाइन कैसे सुविधा हो, इनके लिए सारी चीजें बताते हैं। खिलौनों के बारे में और बिजनेस के बारे में बताया जाता है, जिससे आप दुगना प्रॉफिट कमाएं और मुनाफा पाएं, बेचे इसको दूर दूर जाके शहरों में मेला करें, वहाँ से जो है आप लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ पे नई नई बातें सीखने को मिली, जैसे पैकेज करना सिखाया गया, मार्केटिंग सिखाया गया कि कैसे हम अपना डायरेक्ट माल को मतलब बीच वाले से बचा के बेच सके। हम हर प्रकार की खिलौने जैसे मतलब उसका आकार हमको दिया गया, सामने वालों ने दिया, उसी हिसाब से उसके मतलब इच्छा, मन की इच्छा के अनुसार हम आकृति दे देते हैं। और बाराबंकी जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत खसरों में दर्ज 46 कालम की सूचना का ऑनलाइन डेटा को पोर्टल पर अपलोड का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जनपद में अब तक 16 लाख में से 5 लाख गाटा का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। डिजिटल सर्वे से घर बैठे खेत में बोई गई फसल की रिपोर्ट लगाने की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। मूल्य समर्थन योजना में उत्पाद की बिक्री के लिए राजस्व के से सत्यापन की जरूरत से मुक्ति मिलेगी। साथ ही कृषि बीमा, कृषि ऋण आदि से किसानों को सहूलियत मिलेगी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे योजना जो है शुरू की गई, जिसमें खसरों को मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जियो टैग फोटो के माध्यम से खसरों को तैयार किया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार की एक योजना चल रही है डिजिटल क्रॉप सर्वे की, जो पहले खसरा मैन्युअली तैयार होता था, अब उसको एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग्ड फोटोज के माध्यम से खसरे की तैयारी की जाती है। तो वर्तमान में एग्री स्टैक की जो कार्य योजना बनी है, उसके अंतर्गत ये कार्य हो रहे हैं। तो हमारे जनपद में करीब 1650 राजस्व गाँव हैं, जिसमें से 1200 गाँवों में ऑलरेडी क्रॉप सर्वे का काम जो डिजिटल रूप से हो रहा है वो शुरू कर दिया गया है। जितने भी गांठे हैं और जिन गांठों में कोई भी फसल बोई गई हो, उस फसल का वास्तविक रूप से आकलन किया जा सकेगा कि कहाँ कहाँ किन किन फसलों की बुआई हो रही है। इससे हमारे जनपद का जो वास्तविक आच्छादन है उससे वो क्लियर हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ऐसी कई फसलें हैं जिनका क्षेत्रफल अभी हम लोग ऑफलाइन में नहीं दर्ज करा पाते थे, लेकिन ऑनलाइन खसरा पड़ताल होने से वो भी फसलें इसमें आकलित हो जाएंगी और इससे जो वास्तविक आकलन है वो पता चल जाएगा कि किस खेत में कौन सी फसल बोई जा रही है। और मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर राधा के जन्मोत्सव की धूम रही। राधाष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर धार्मिक आयोजन हुए। श्री राधा जी को महाभिषेक के बाद नवीन पोशाक और श्रृंगार किया गया। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि में विराजमान सर्वेश्वरी श्री राधा का जन्म महोत्सव मंदिर में परंपराओं के अनुरूप मनाया गया है। माहौल बड़े गजब का माहौल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी राधाष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राधा और कृष्ण को एक ही है, एक ही तत्व है और इसमें बरसाने में बड़ी धूमधाम से पुष्प वर्षा की गई है हेलीकॉप्टर से। इधर रावल गांव में बड़े हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, अभी 15 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण का 5251वां हमने जन्मदिन मनाया था। इसको महा महोत्सव के रूप में मनाया गया था। जो पहल इसमें हुई थी विशेष, वो उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद की हुई थी और आज 15 दिन बाद राधा अष्टमी का दिन है। हम लोग सभी जानते हैं कि राधा महारानी है, राधा जी हैं, वो श्री भगवान कृष्ण की राधनी शक्ति हैं। उनको उनकी शक्ति माना जाता है और भगवान एक थोड़ा सा कहा भी गया हिंदी साहित्य में कि राधे तू बड़े भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ब्रज में श्री कृष्ण के जन्म का महोत्सव तो और उस उमंग उत्साह तो होता है, लेकिन जब राधा रानी जी का जन्मदिन आता है तो एक विशेष उत्साह और उमंग लोगों में होती है। और अपर्णा यादव ने आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि पद को लेकर उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के आरोप पर उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, वह राह चलते किसी का एनकाउंटर नहीं करती है।
मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है, इसके पीछे जरूर कुछ कारण रहा होगा। इन कारणों पे हम लोग चर्चा शायद आगे करें तो ज्यादा बेहतर हो, जब जांच खुल करके हम सबके सामने आए। जी, जांच में चल रहा है। ये एनकाउंटर अगर हुआ है तो इसके पीछे कारण रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे। राह चलते आदमी का तो कोई पुलिस वाला कोई गोली नहीं मार देता। भाई फोर्स है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुई है, ना कि सरेआम जो है लोगों का मारने के लिए। ऐसे तो मेरे साथ कितने सारे पुलिस वाले, इतने सारे जो है पुलिस वाले सड़कों पे है। मुझे लगता है पुलिस तो, मैं तो पुलिस नो या पुलिस पे काम करा है।